नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुमायूं की। तो हुमायूं का जो शासन पीरियड है वो 1530 से 56 का रहेगा। तो इतिहास में ये बताया जाता है कि हुमायूं बाबर का पुत्र था। तो हमने देखा कि बाबर की तीसरी बेगम थी जिसका नाम था माहम बेगम। इस माहम बेगम के गर्भ से ये कहा जाता है कि 1508 ईस्वी में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। तो ये बताया गया था कि बाबर के कुल 4 पुत्र थे। अनंतर हिंदाल जो था वह दिलदार बेगम का था। दो और पुत्र थे इसके, एक का नाम था कामरान और एक का नाम था अस्करी। ये दोनों ही पुत्र, ये बताया जाता है कि गुलरुख नामक इसकी एक बेगम थी बाबर की, उसके पुत्र थे। अब ये बताया जाता है कि ये जो 4 पुत्र थे, जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की मृत्यु होने के बाद दिल्ली सल्तनत का जो शासक बनना था वह हुमायूं को बनना था। तो हुमायूं को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित किया गया था 30 दिसंबर 1530 को। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है यहाँ। तो ये बताया जाता है कि जब हुमायूं दिल्ली सल्तनत का शासक बन रहा था तो उससे पहले बाबर का एक मंत्री था जिसका नाम था निजामुद्दीन खलीफा। उसका नाम था निजामुद्दीन खलीफा। ये निजामुद्दीन खलीफा चाहता था कि दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो बाबर का बहनोई था जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। तो बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा जो था उसे दिल्ली सल्तनत का शासक बनाना चाहता था निजामुद्दीन। लेकिन इसे दिल्ली सल्तनत का शासक बनाने के लिए निजामुद्दीन खलीफा ने एक षड्यंत्र रचा जिसे इतिहास में कहा जाता है मीर खलीफा षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन लास्ट टाइम में निजामुद्दीन ने क्या देखा कि मेरी इस समय अब पार नहीं पड़ रही है, तो उसने क्या किया कि यहां का शासक हुमायूं को ही स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को दिल्ली सल्तनत का शासक बना, तो शासक बनते ही यह बताया जाता है कि हुमायूं ने अपने पिता की बात का अनुसरण किया। कहने का अर्थ था कि बाबर ने हुमायूं को यह कहा था कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी में तुम्हारे 4 भाइयों के बीच में एक समानांतर भाग रहना चाहिए। तो हुमायूं ने उसी बात को फॉलो करते हुए ये कहते हैं कि अस्करी को तो दे दिया अस्करी को संबल दे दिया गया और इनका जो दूसरा भाई जो कामरान था, उस कामरान को हुमायूं के द्वारा काबुल व कंधार दिया गया। और यह कहा जाता है कि इनका तीसरा भाई था जिसका नाम था हिंदाल को मेवात की जागीर दी गई थी। देखो, हुमायूं के द्वारा साम्राज्य के बंटवारे का मुख्य कारण था हुमायूं का चरित्र कमजोर होना। भी हुमायूं चरित्र कमजोर था, इसीलिए वह भूल पर भूल करता गया यहां पर। अब हुआ क्या, हिंदाल को मेवात दे दिया गया और यह बताया जाता है कि हिंदाल के बाद हुमायूं का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। इस सुलेमान को यह बताया जाता है कि हुमायूं के द्वारा बदख्शां की जागीर दी गई। अब हुमायूं ने क्या किया, इस पूरे चैप्टर के बीच में यह बताया गया था कि जैसे ही इसने साम्राज्य का बंटवारा किया तो मुगल शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई। अब कमजोर हुई तो पहली भूल तो इसकी कौन सी हुई, अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हुमायूं ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी में मुगल शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने 1531 में
अर्थात 1531 में हुमायूं ने, यह बताया जाता है कि कालिंजर पर आक्रमण किया। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया। इस समय कालिंजर का जो शासक था वह था प्रताप रुद्रदेव। अब प्रताप रुद्रदेव था तो ये कहते हैं कि इस कालिंजर के किले का घेरा डाला, उसे सफलता नहीं मिली थी। लास्ट टाइम में यही कहते हैं कि इसके साथ कुछ बुक्स तो कह देती है कि इसे जीत मिल गई थी हुमायूं को, और कुछ बताते हैं कि प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि करते हुए इसने कालिंजर के किले का घेरा उठा लिया था वहां से। इसके बाद यह बताया जाता है कि 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ। दोहरिया का युद्ध, यह बताया जाता है कि यह जो दोहरिया का युद्ध था यह अफगान शक्ति और हुमायूं के मध्य हुआ था, क्योंकि यह बताया जाता है कि इसमें कि अंतिम अफगान शक्ति था महमूद लोदी। तो महमूद लोदी को दोहरिया के युद्ध में पराजित करते हुए यह बताया जाता है कि पूर्वी भारत की ओर हुमायूं ने अपनी शक्ति को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया था। इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है इसमें कि महमूद लोदी को इस युद्ध में शेर खां ने भी सहयोग दिया था इसको। इसके बाद यह बताया जाता है कि जब हुमायूं दोहरिया के युद्ध में था तो उसके बाद 1534-35 में क्या हुआ, गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। इस बहादुर शाह ने 1534-35 में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया तो इस समय चित्तौड़ का शासक जो था वो अल्पवयस्क था, वह अपने माता कर्मावती के नेतृत्व में शासन कर रहा था। तो ये कहते हैं कि कर्मावती के द्वारा बहादुर शाह से सुरक्षा या सहयोग लेने के लिए कर्मावती ने राखी भेजी। यह राखी भेजी गई थी हुमायूं के पास। अब यह बताया जाता है इतिहास में कि हुमायूं कर्मावती की सहायता के लिए दिल्ली सल्तनत से चल पड़ा। अब यह जैसे ही सारंगपुर के पास पहुंचा तो सारंगपुर के पास पहुंचते ही इसे बहादुर शाह का पत्र मिला, और बहादुर शाह ने कहा कि मैं तो काफिरों का वध कर रहा हूं और आप उन्हीं काफिरों की सहायता करते जा रहे हो। तो हुमायूं असमंजस में आ गया कि मैं सहायता करने जाऊं या नहीं जाऊं। तो यह कहा जाता है कि उसी क्षण बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। अब जैसे ही गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया तो यह बताया जाता है कि उसके बाद इसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। तो इस शक्ति का दमन करने के लिए हुमायूं ने अप्रैल 1535 में मंदसौर का युद्ध किया, और इस मंदसौर के युद्ध में गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया। बहादुर शाह को पराजित करते ही यह कहा जाता है कि गुजरात पर हुमायूं का अधिकार हो गया था। गुजरात पर हुमायूं का अधिकार हो गया। अब गुजरात पर जैसे ही हुमायूं ने अधिकार किया तो यह कहा जाता है कि हुमायूं मुगल शासकों में प्रथम ऐसा बादशाह था जिसने गुजरात को फतेह किया था। तो गुजरात को फतेह करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। इसके बाद यह बताया जाता है कि बहादुर शाह का एक सेनापति था इख्तियार खां। इस इख्तियार खां ने क्या किया, अगस्त 1535 में इसके साथ भी युद्ध होता है हुमायूं का, जिसे हम इतिहास में चंपानेर का युद्ध कहते हैं। जिसे हम इतिहास में चंपानेर का युद्ध कहते हैं। और इस चंपानेर के युद्ध में भी हुमायूं ने इस इख्तियार खां को हरा दिया था। अब इख्तियार खां को जब इसने हरा दिया तो ये कहते हैं कि गुजरात के किले में रखे हुए खजाने को, तो जैसे ही उसने चंपानेर के खजाने को लूट लिया। चंपानेर के युद्ध में हुमायूं की जीत के साथ ही यह बताया जाता है
कि उन्होंने गुजरात के खजाने को लूट लिया था, जिससे हुमायूं को आर्थिक सहायता मिली। इसके बाद यह बताया जाता है कि 1534 में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को जीतने के साथ साथ उसने गोड़ को जीत लिया। गोड़ को जीतने के साथ साथ ही ये बताया जाता है कि उसने रोहतासगढ़ के किले को भी जीत लिया था। रोहतासगढ़ के किले को जीतने के साथ ही ये बताया जाता है कि उसने अपने परिवार और अपने खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रख दिया। अब रोहतासगढ़ के किले में तो इतना हो गया, तो ये बताया जाता है कि इस बात की खबर हुमायूं को मिली, तो हुमायूं ने 1538 में चुनार का घेरा डाल दिया। अब चुनार का जब इसने घेरा डाला तो इसी समय बंगाल का शासक था मोहम्मद शाह। उस मोहम्मद शाह ने हुमायूं से क्या मांगी, सहायता मांगी जब वो चुनार आया हुआ था। तो ये बताया जाता है कि हुमायूं ने चुनार के बाद उसने बंगाल पर आक्रमण किया, तो यहां पर शेर खां था, शेर खां यहां से आ गया गोड़ में। जब हुमायूं ने गोड़ पर आक्रमण किया तो शेर खां आ गया रोहतासगढ़ के अंदर। जब शेर खां रोहतासगढ़ पहुंच गया तो ये कहते हैं कि हुमायूं गोड़ में ही रुक गया और इसने गोड़ में 8 माह बिता दिए। जब यह 8 माह वहां पर बिताए तो यह बताया जाता है कि यह फालतू की टाइम बिता था इसका वहां पर, कि इसने गोड़ में 8 महीने तक अयासी की थी सिर्फ, मतलब कि मुजरे देखे हैं, दारू वगैरह पी लिया और सब यही काम किया था इसने वहां पर। अब यह बताया जाता है कि इसी समय में शेर खां ने संभल, कन्नौज, बहराइच इन सभी क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया। अब हुमायूं को पता चला कि शेर खां ने संभल, कन्नौज, बहराइच इन सब क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और इसी समय इसको एक खबर और मिली कि आगरा में हिंदाल ने अपने आप को शासक घोषित कर लिया। अब हुमायूं के लिए 2 टेंशन हो गई, एक तो शेर खां की और एक अपने भाई हिंदाल की। तो यह आगरा की गद्दी को प्राप्त करने के लिए हुमायूं जैसे ही बंगाल से चला तो ये कहते हैं कि बक्सर के पास एक जगह है जिसका नाम है चौसा। तो ये बताया जाता है कि 29 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था हुमायूं व शेर खां के मध्य। हुमायूं व शेर खां के मध्य हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई, और इस युद्ध में शेर खां की जीत हुई और हुमायूं की हार हुई। हुमायूं हारने के बाद में यहां से भागा और गंगा नदी में उसने छलांग लगा दी, तो इसे डूबते हुए देखकर निजाम भिश्ती ने इसकी जान बचाई। निजाम भिश्ती ने इसकी जान बचाई तो यह बताया जाता है कि इस निजाम भिश्ती को दिल्ली का एक दिन का सुल्तान बनाया गया, एक दिन का शासक या सुल्तान बनाया गया। तो इसी एक दिन में इस निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए, चमड़े के सिक्के जारी किए हैं इसने। अब कहानी इतनी हो गई तो ये बताते हैं कि इसके बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण करते हुए अपना शेर शाह की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद ये बताया जाता है कि हुमायूं व शेर खां के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे हम इतिहास में अब शेर शाह भी कहते हैं। तो ये बताया गया कि इन दोनों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध हुआ और इस कन्नौज के युद्ध में यह बताया गया कि हुमायूं की हार हो गई और शेर खां की यह निर्णायक जीत बताई जाती है। इस जीत के साथ ही शेर शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया और हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा।
इसीलिए बीलग्राम के युद्ध को शेर शाह सूरी की निर्णायक जीत बताई जाती है और हुमायूं की निर्णायक हार बताई जाती है। फिर यह बताया गया कि हुमायूं को दिल्ली सल्तनत की गद्दी छोड़कर यह सिंध चला गया, सिंध चला, और सिंध में ये कहते हैं कि वहां अमरकोट के यहां वीरसाल के यहां रहने लगा और वहां ठट्टा विद्रोह था, उसका दमन करने के लिए भी बताते हैं कि इसने प्रयास किया था। तो इसी समय सिंध में रहते हुए 29 अगस्त 1541 को अपने भाई हिंदाल का गुरु था, हिंदाल का गुरु था जिसका नाम था मीर अकबर जामी, जिसका नाम था मीर अकबर जामी। इस मीर अकबर जामी की पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बेगम, और इस हमीदा बेगम से हुमायूं ने निकाह कर लिया, निकाह कर लिया 29 अगस्त 1541 को। और इसी हमीदा के गर्भ से यह बताया जाता है कि 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। तो यह बताया जाता है इसी समय कि मारवाड़ के शासक मालदेव ने भी हुमायूं को सहयोग या सहायता देने का आश्वासन दिया, लेकिन इसने उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। यहां से इसने जब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो यह बताया जाता है कि इसके बाद अकबर को अस्करी को सौंप दिया गया, अकबर को अस्करी को सौंप दिया गया और हुमायूं सिंध से चला गया ईरान, ईरान गया था 1544 में। तो यह बताया जाता है कि इस समय में ईरान का जो शासक था उसका नाम था तहमास्प, उसका नाम तहमास्प था। तो ईरान के शासक तहमास्प से हुमायूं ने सहायता मांगी। तो तहमास्प ने कहा कि मैं 2 ही शर्त पर तेरी सहायता कर सकता हूं। वो दोनों शर्त थी कि एक तो तू शिया मत स्वीकार कर ले और इसका प्रसार करेगा। हुमायूं ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। दूसरा उसने कहा कि तू कंधार जीतकर मेरे को देगा। हुमायूं ने दोनों ही शर्तों को स्वीकार कर लिया, दोनों ही शर्तों को स्वीकार कर लिया। तो तहमास्प ने सहयोग किया हुमायूं का, और हुमायूं ने इसी तहमास्प के सहयोग से यह बताया जाता है कि 1545 में कंधार को जीत लिया, 1545 में कंधार को जीत लिया जो ईरान को सौंप दिया गया, और 1547 में यह काबुल की ओर आया। जब काबुल की ओर आया तो यह बताया जाता है कि काबुल पर अधिकार था कामरान का। तो जो अकबर था ना, ये पहले अस्करी के पास था और अस्करी के पास बाद में इसे कामरान लेके चला गया अपने साथ। तो हुमायूं के लगातार तोप के गोलों की बरसात को देखते हुए कामरान ने अकबर को किले के मुख्य के दरबार पर लटका दिया। तो हुमायूं ने अपने पुत्र को पहचान लिया और बिना कोई गोलाबारी किए हुए ही अपने पुत्र को प्राप्त कर कामरान को अंधा करवा दिया। इस तरह से हुमायूं एक बार पुनः भारत की ओर चल पड़ा। तो ये कहते हैं कि जैसे ही उसने काबुल को जीता, काबुल को जीतने के बाद यह बताया जाता है कि इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसे हम इतिहास में कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 15 मई 1555 को। मच्छीवाड़ा के युद्ध में यह बताया गया कि हुमायूं ने अफगान शक्ति को पराजित किया, अफगान शक्ति को पराजित किया। अब जैसे ही इसने अफगान शक्ति को पराजित किया तो यह बताया जाता है कि इस शक्ति को पराजित करने में हुमायूं का बैरम खान ने भी सहयोग दिया था। अफगान शक्ति इस समय थी पंजाब में, क्योंकि मच्छीवाड़ा को जो युद्ध है यह मच्छीवाड़ा स्थल पड़ता है लुधियाना में, मच्छीवाड़ा स्थल लुधियाना में है। तो यह बताया जाता है कि पूरे पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया। अब जैसे ही इन्होंने पंजाब पर अधिकार किया तो यह बताया जाता है कि 1555 में ही सूर शासक सिकंदर शाह को
सिकंदर शाह को पराजित करते हुए हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त की। दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त कर ली। अब 1555 में इस शासक को हराने के साथ ही हुमायूं दिल्ली सल्तनत का एक बार पुनः शासक बन गया। तो देखो हमने टाइमिंग अवधि लिखी 1530 से 56 में, तो यह बताया जाता है कि 40 तक रहता है। 40 के बाद में ये वापस भारत में आएगा 55-56 में, यहां हमारे भारत के अंदर। तो इसके बाद यह बताया जाता है कि 1555 में जैसे ही दिल्ली सल्तनत का यह शासक बना, शासक बनने के बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु होने पर यह कहा जाता है कि लेनपुल ने एक कथन दिया था। लेनपुल क्या कहता है? लेनपुल कहता है कि हुमायूं शब्द का अर्थ है भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन इसका दुर्भाग्य था, इसका दुर्भाग्य था कि यह पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मौत हो गई। अब यह कहा जाता है कि इसकी मौत होने के बाद इसकी थोड़ी स्थापत्य कला में बात होती है, तो यह बताया जाता है कि हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बसाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया था। दीन पनाह नगर बसाया था। इसके बाद यह बताया जाता है कि इसी दीन पनाह नगर को पुराना किला भी कहा जाता है। पुराना किला कहा जाता है और इसी पुराने किले को बाद में पुस्तकालय में रूपांतरण कर दिया गया इसका। फिर यह बताया जाता है कि हुमायूं ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास करता था, तो ये 7 दिन तक 7 रंग के कपड़े पहना करता था। और इसी हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान ए कामिल कहा है। इंसान ए कामिल कहा है इसे। तो हुमायूं के हारने का मुख्य कारण था हुमायूं का कमजोर चरित्र। इसके बाद यह बताया जाता है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। तो हुमायूं का जो मकबरा था वो हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम, जिसे हम बेगा बेगम के नाम से भी जानते हैं, बेगा बेगम ने बनवाया था इसे भी। अब विधवा बेगम हाजी बेगम बेगा बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया, जिसका वास्तुकार मीर मिर्जा ग्यास। यह वैसे हुमायूं का मकबरा अकबर के समय की पहली इमारत मानी जाती है, भी इसे ध्यान रहे हमारे को इस बात का भी। तो इसका वास्तुकार मीर मिर्जा ग्यास था। इसी हुमायूं के मकबरे को मुगल शासकों की कब्रगाह कहा जाता है। मुगल शासकों की कब्रगाह कहा जाता है क्योंकि हुमायूं के मकबरे में ही अधिकतर मुगल शासकों की क्या है, छतरी या मकबरे बने हुए हैं। यहीं पर दफनाए गए थे मैक्सिमम मुगल शासकों को। इसके बाद यह कहा जाता है कि इसी हुमायूं के मकबरे से अंग्रेज अधिकारी हडसन ने 1857 की क्रांति के मुख्य नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय को जिन्नत महल की सूचना पर हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया गया था।